Hey everyone, this is Ansh. I am welcoming you all to my channel Golden Classes. So in this video, we are going to discuss class 12th English, the chapter Deep Water, NCERT summary, and important questions also we will discuss. In previous video, we have discussed its NCERT expression in two parts. So please watch that before going through this video. So now let's start summary. विलियम डॉगलस इसके राइटर हैं एंड हैड अ डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड। जो विलियम डॉगलस हैं उनकी एक बचपन से तमन्ना थी कि वो स्विमिंग करना सीखें। 3 या 4 साल की एज में उनको एक वेव ने गिरा दिया, पटक दिया कैलिफोर्निया के एक बीच में। अब उन्हें पानी से बहुत डर लगने लगा था। 10 और 11 की एज में उन्होंने डिसाइड किया कि वो YMCA पूल में जाके वाटर विंग्स के साथ स्विम करना सीखेंगे, क्योंकि वो शैलो एंड पर सेफ थी। लेकिन वहाँ पर एक मिस एडवेंचर उनके साथ हो जाता है। जब वो जब वो सिटिंग जब वो पूल पर बैठे हुए होते हैं और वो दूसरे लोगों का वेट कर रहे होते हैं YMCA पूल पर, तो एक बड़ा लड़का आता है और डॉगलस को उस पूल के डीप एंड में फेंक देता है। डॉगलस वाटर स्वैलो करते करते सीधा पूल के बॉटम पर चले जाते हैं। अब जैसे जैसे वो नीचे जा रहे होते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि वो जैसे ही नीचे पहुंचेंगे सरफेस पर, सॉरी अंडर पहुंचेंगे उसके पूल पर, तो वो एक जंप मारेंगे ऊपर की तरफ और वो सरफेस पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। उनके सारे अटेम्प्ट्स यूजलेस जाते हैं। स्टार्क टेरर सीज्ड हिम और एक बहुत बड़ा डर उनके मन में बैठ जाता है, उनके मन को पकड़ लेता है। अब वो चिल्लाते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फिर जब वो पूल में जाते हैं सेकंड टाइम, मतलब कि पहला अटैम्प्ट उन्होंने मारा, जंप किया, ठीक है, लेकिन वो असफल रहे। वो फिर से नीचे जब आ रहे थे, नीचे गए पूल के, तो उन्होंने दोबारा से ऊपर की तरफ जंप किया और लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनकी एनर्जी वेस्ट हुई। अब जो डर था वो उनके मन में और गहरा होता गया, और ज़्यादा गहरा होता गया। अब थर्ड ट्रायल के बाद में वो पूरी तरीके से वाटर सक कर रहे थे इंस्टेड ऑफ एयर, मतलब अब हवा नहीं आ रही थी। अब तीसरी बार पानी ही पानी उनके अंदर जा रहा था। जो लाइट थी, जो रोशनी थी, मतलब पूल के बाहर की जो रोशनी थी, वो अब वापस जा रही थी, मतलब कि अब वो फिर से पूल में आ रहे थे और अब और ज़्यादा पैनिक वो नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि उनकी डेथ अब नियर है और इसलिए डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो पीसफुल फील कर रहे थे। उन्होंने सारे एफर्ट्स अपने बंद कर दिए और वो अनकॉन्शियस हो गए। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी डेथ नियर है। ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन। अब क्या हुआ, अब वो रिवाइव कर गए, मतलब कि किसी ने उनको पूल में से बाहर निकाला। तो जब उन्होंने पाया कि वो क्या कर रहे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे, पूल के बेसाइड में वॉमिटिंग कर रहे थे। अब पानी से उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। अब जितने भी उनके जॉय थे, लाइक कैनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग, फिशिंग, वो सब के सभी बंद कर दिए इसने। अब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो स्विमिंग करना सीखेंगे। अब इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग धीरे धीरे सिखाई। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेक्स पर वो ले गए उनको। और जो ऑथर हैं डॉगलस, उन्होंने हर बार थोड़े से वेस्टेजेस, मतलब स्मॉल अमाउंट में फियर को अभी भी पाया। उन्हें लगा कि हाँ, मैं अभी थोड़ा थोड़ा डर रहा हूँ उस वाटर से। उन्होंने चैलेंज किया फियर को कि क्या तुम मुझे डरा सकते हो, और वो स्वयं करने लगे। अब वार्म लेक में वो स्वयं अप एंड डाउन करते रहे और फाइनली एक दिन उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया, ओवरकम कर लिया। उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि डेथ में ही शांति होती है, मतलब कि जो डेथ है उसमें पीस है। लोग डेथ के डर से तो डरते ही रहते हैं, उन्हें डेथ का डर होता है।
एंड देयर इज ओनली टेरर इन फियर ऑफ डेथ। तो डेथ का फियर ही एक फियर हमारे मन में बैठ जाता है, ठीक है। विल टू लिव इज स्ट्रॉन्गर देन फियर। अब लेकिन हम लोगों को मरने का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी जितनी हमारी लाइफ बची है उसको हम अच्छे से जीना चाहिए, उसको अच्छे से इंजॉय करनी चाहिए। तो ऑथर ने यहाँ पे यही बताया इस पूरी स्टोरी में कि हमें डर सबसे ज़्यादा किससे लगता है, हमें मौत के डर से डर लगता है कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं हम मर ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो आज के लिए मतलब समरी हमारी इतनी सी है। देखो चैप्टर बहुत बड़ा था, इसमें काफ़ी सारे पूल्स वगैरह के नेम थे। अब नहीं आएंगे इतने सारे नेम्स क्योंकि लॉजिकल आपका क्वेश्चन आंसर आता है, कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं, ठीक है। इस टाइप के नहीं आएंगे कि बताओ कहाँ का उसने जाके ट्राई किया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो समरी का एक बेनिफिट होता है कि जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी कवर हो जाती हैं। जैसे कि इस 6 मिनट के अंदर हमने पूरी समरी चैप्टर की देख ली, क्या था इस चैप्टर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान रखने थे। तो ये पॉइंट वाइज समरी थी एनसीईआरटी की। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। So the first question is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? क्या misadventure हुआ उनके साथ में? Douglas refers to the incident of at the YMCA swimming pool where he almost drowned as a misadventure. The author was about 10 or 11 years old at the time and had barely begun to learn swimming, primarily by aping others. तो डॉगलस उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो YMCA स्विमिंग पूल पर हुआ था, और वो ऑलमोस्ट ड्रोन्ड मतलब डूब ही गए थे वहाँ पर, और उस डूबने को उन्होंने मिस एडवेंचर बताया। द ऑथर सिर्फ 10 और 11 ईयर्स ओल्ड के थे जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे, और वो एपिंग करके यानी कि दूसरों की कॉपी करके सीख रहे थे। एज ही वॉज थ्रोन सडनली टू द वाटर बाय समवन एंड ही कुडंट स्विम। अब एक ब्रूशर बॉय ने, किसी ने उनको क्या करा, धक्का दे दिया, उनको फेंक दिया उस वाटर में यानी कि पूल में, और वो स्विम नहीं कर पा रहे थे। ही स्टार्टेड ड्रोनिंग। अब वो डूबने लगे। द स्ट्रगल टू कम टू सरफेस एंड अवॉइड गेटिंग ड्रोन लेफ्ट हिम विद अ deep fear of water which deprived him from enjoying water related activities for many years. अब जो स्ट्रगल था सरफेस पर आने का और डूबने से बचने का, वो उनके अंदर क्या छोड़ गया, एक वाटर से भरा हुआ गहरा डर छोड़ के चला गया, जिनने उनकी फ्रीडम छीन ली कि वो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कई सालों से इंजॉय नहीं कर पाए। देखो आंसर ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हमने नहीं बताएं कि कैनोइंग थी और भी थी, हमने क्या कह दिया, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई कौन सी एक्टिविटीज़ की बात की गई है। हमें क्वेश्चन को सेंसिबल लिखना चाहिए आंसर को, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वन इज, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? अब क्या इमोशन और फियर डॉगलस एक्सपीरियंस कर रहे थे जब उनको पूल में फेंक दिया गया, और वो क्या प्लान बना रहे थे कि वो वापस से सरफेस पर आ जाएं। So, the sudden realization of being thrown into the pool did not make him lose his wits immediately. अब चैप्टर में बताया गया कि जब उनको पूल में फेंका गया तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से सब कुछ उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि उनकी एबिलिटी टू थिंक ही ख़त्म हो गई थी, नहीं, वो सोच पा रहे थे। अब ये जो सडन रियलाइजेशन था कि उनको पूल में फेंक दिया गया, इससे वो सब कुछ अपना जो विट्स था, उनकी जो विट थी, चतुराई थी, वो एक बार में नहीं लूज हुई। ऑल्सो फ्राइटन, हाँ वो डरे हुए थे। ही थॉट ऑफ अ ट्रिक टू कम अप टू द सरफेस बट कुडंट एक्सिक्यूट इट सक्सेसफुली। उन्होंने एक ट्रिक तो सोची कि वो जब पूल के बॉटम पे पहुंचेंगे, उस बॉटम को टच करेंगे, तब वो वहाँ से एक किक जंप मारेंगे और कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर। ऐसी ट्रिक उन्होंने सोची थी, लेकिन वो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट नहीं कर पाए उसको। He panicked and felt suffocated by the water. His self-perceptions gave way, his heart pounded loudly, his limbs became paralyzed with fear,
His mind became dizzy and his lungs ached as he gulped water while making desperate attempts to come out of the water. उनके साथ साथ क्या हुआ, उनके सेंस परसेप्शंस चले गए, उनका हार्ट जो था बहुत लाउडली धड़क रहा था, उनके लिम्स पैरालाइज हो गए, उनका माइंड एकदम डिजी हो गया, कुछ अब वो सोच नहीं पा रहे थे बात की कंडीशन में, जब वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाए थे अपनी ट्रिक को, और वो वाटर को गल्प करे जा रहे थे। और कब, जब वो डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहे थे वाटर के बाहर आने के। Finally, he lost all his strength and willingness to keep struggling and blacked out. तो फाइनली उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया और अपनी विलिंगनेस को भी लॉस कर दिया कि वो स्ट्रगल करते रहें, और फिर वो ब्लैक्ड आउट मतलब कि बाहर चले गए कहीं पर, मतलब ब्लैक्ड आउट मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब काला काला उन्हें लग रहा था, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति नहीं रही थी उनमें। What अच्छा और भी है, Douglas planned to allow himself to go down till his feet hit the bottom so that he could make a big jump to come back to the surface like a cork. Then he would lie flat on the surface of water and paddle to the edge of the pool. अब जब वो पहुंच जाएंगे सरफेस पर तो वो फ्लैट हो जाएंगे वाटर के सरफेस पर, और वो पैडल करेंगे मतलब कि पैर चलाएंगे पूल की एज तक आने तक, ठीक है ना। थर्ड इज हाउ डिड एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये जो एक्सपीरियंस था, पानी में डूब रहे थे, पूल में डूब रहे थे, तो इस एक्सपीरियंस से क्या अफेक्ट पड़ा उन पर। नियर डेथ एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस किस चीज़ का था, नियर डेथ का। पानी में डूब तो रही थे वो, लेकिन मौत का डर भी तो आ गया था, मौत भी तो आई गई थी, नियरली वो मर ही गए थे, वो तो किसी ने ऐन मौके पे आके जान बचा ली उनकी। द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्ट पड़ा, इतनी आसानी से गया नहीं। ही वॉज डीपली पर्टर्ब मतलब डिस्टर्ब है ना, तो जो डीपली डिस्टर्ब हो गए थे उनके इमोशनल बैलेंस उनका डिस्टर्ब हो गया मैनी ईयर्स तक। और as he couldn't bear being surrounded by water, he was deprived of enjoying any water related activity. अब पानी का डर इतना बैठ गया था उनके मन में कि अब वो पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्यों डॉगलस चाहते थे कि वो पानी के डर को गेट ओवर मतलब अपने से दूर करेंगे। डॉगलस regretted being deprived of enjoying water activities like canoeing, boating, swimming, fishing, etc. जो डॉगलस हैं अब इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। द विश टू enjoy them, और उनकी इच्छा इन चीज़ों को एंजॉय करने की, एंड क्रेविंग टू रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, अपनी लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाने की जो उनकी इच्छा थी वाइल बीइंग इन वाटर, मेड हिम ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू गेट रिड ऑफ दिस फियर। अब जो उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, उनका कॉन्फिडेंस गुम हो गया था कहीं, और उनकी ये जो फ्रीडम डिप्राइव हो गई कि अब वो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, तो इन सब से रिड ऑफ लेने के लिए, इस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सारे के सारे पॉसिबल तरीके अपनाए। ही वॉज फाइनली एबल टू ओवरकम दिस मेंटल हैंडीकैप बाय गेटिंग हिमसेल्फ a swimming instructor and further ensuring that no residual fear was left. तो उन्होंने वो एबल हुए अपने इस फियर को ओवरकम करने में, एक अपना ये जो मेंटल हैंडीकैप था, इस ये जो फियर था उसको ओवरकम करने में, बाय गेटिंग हिमसेल्फ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। अपने लिए उन्होंने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर लिया, स्विमिंग सीखी, और ये भी इंश्योर किया कि कहीं कोई रेसिडुअल फियर लेफ्ट ना हो, रह गया हो, मतलब थोड़ा सा भी फियर बचा ना हो। नेक्स्ट इज हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। कैसे उन्होंने ओवरकम किया। एट फर्स्ट ही ट्राई टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन। पहले तो अपने आप उन्होंने फियर को ओवरकम करने की कोशिश की, लेकिन जब वो फेल हो गए तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर मंगाया अपने लिए, जिन्होंने डॉगलस के फियर को मैथडिकली दूर करने की बहुत कोशिश की। उनकी हेल्प से डॉगलस पानी में पानी में रहना बहुत अच्छे से सीख गए थे कि क्या क्या स्ट्रोक्स उनको अप्लाई करने हैं, कैसे उनको स्विमिंग करनी है। आफ्टर दिस ही प्रैक्टिस एक्सेलिंग इनहेलिंग इन वाटर, पानी में सांस कैसे लेते हैं, एक्सेल कैसे करते हैं, जिससे कि
टू एलिमिनेट द फियर ऑफ पुटिंग हिज हेड इनसाइड द वाटर। हाँ, वो अपना हेड पानी के अंदर रखें तो ये डर ना हो कि भाई मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने एक्सेल इनहेल भी उन्हें सिखाया था। फिर उन्होंने he moved on to master individual steps of swimming which were finally integrated into a complete experience of swimming। अब छोटे छोटे मास्टर स्टेप्स उन्होंने सिखाए जिससे कि एक इंटीग्रेट हुआ जा कर के और उन्हें कंप्लीट एक्सपीरियंस आ गया स्विमिंग का। About 6 months, Douglas could not only swim well but was also free of his fear to great extent। काफ़ी हद तक उन्हें अपने डर से छुटकारा भी मिल गया था। At this stage, Douglas' journey to truly overcoming his fear to its tiniest vestiges begin। अब मतलब वो छोटा सा छोटा जो डर था, जो छोटे छोटे रिमेन्स बचे थे उनके डर के, उन सबको ओवरकम करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जर्नी की। ये जर्नी रही उनकी, शुरू हो गई। क्या किया वो अकेले पूल में स्वयं करने लगे। वो लेक वेंट फॉर गए ड्राइव करने के लिए। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही लर्न। जो जो स्ट्रोक उन्होंने सीखी थी स्विमर से, तो उन्होंने सारी की सारी ट्राई करी और फाइनली डाइविंग एक्सपेडिशन में उन्होंने वार्म लेक में जाके कंक्यूर किया अपने फियर को। मतलब जब वो वार्म लेक में गए तब उन्हें कुछ भी डर नहीं लगता पानी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की इस वीडियो के और समरी भी हमने डिस्कस की। देखो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखो, आपको कुछ वर्ड्स सीखने को मिलेंगे अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने में। ठीक है, और समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के देख कर चले जाओ। समरी से आपकी चैप्टर के मेन पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जो जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखने हैं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी से इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी होती है कि अंडरस्टैंडिंग हो, एक बार आप पढ़ लो, समरी बना लो और समरी को देख के चले जाओ। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आप पढ़ो पूरे टाइम, नहीं, एक बार पढ़ लिए एनसीईआरटी इनफ है, क्योंकि उससे कुछ वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, नए न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं जिससे कि आप उन वर्ड्स को अपने आंसर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उनके वर्ड मीनिंग सर्च करोगे तो कुछ और नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। उन नए वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। तो एक बार वीडियो देख लो, और नहीं हो तो समरी की वीडियो देखकर भी आप कुछ कुछ तो समरी ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें समरी से मेन पॉइंट्स समझ में आ जाते हैं और आंसर वो अपने लिख लेते हैं आराम से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ द रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।